नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा असम में शुरू की गई डीलिमिटेशन प्रक्रिया के बारे में। क्यों ये प्रक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी महत्ता है, इन सब चीजों के बारे में। तो दिस इज द हेडलाइन हियर। जल्दी से न्यूज देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ट्यूसडे को उन्होंने शुरू कर दिया है प्रोसेस ऑफ डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असम। असेंबली यानी जो विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी वहां पर, इसी तरह से पार्लियामेंट्री यानी लोकसभा की सीट्स कितनी होंगी, उसका प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ये जो प्रोसेस है ये बेस्ड होगा ऑन दी सेंसस डेटा फ्रॉम 2001, 2001 के डेटा पर ये बेस्ड होगा। जो लास्ट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ था असम में, वो हुआ था 1976 में, ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। 2071 के सेंसस के आधार पर 2076 में आखिरी बार वहां पर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ था। उसके बाद से नहीं हुआ है। तो लगभग 50 साल इसको हो चुके हैं इस प्रक्रिया को। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज डिलिमिटेशन, लेट मी टेल यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? देखिए, वी आर अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, यानी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, एक सेट ऑफ पॉपुलेशन अपना प्रतिनिधि चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है अपने बिहाफ पर, और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर आगे चल के एमएलए या एमपी बनता है। ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि पूरा का पूरा स्टेट, लेट्स से दिस इज अ स्टेट, कोई स्टेट है, स्टेट ए, इसको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में डिवाइड किया जाता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन। और ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इसकी डिफाइन की जाती हैं, इसमें जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन इज द सेम, मतलब सेम नंबर ऑफ पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से जो ज्योग्राफिकल डिवीजन हुआ उस स्टेट का, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक स्टेट है जहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन है, और ये डिसाइड किया गया है कि 50,000 पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इस राज्य से कितने प्रतिनिधि आएंगे? इस राज्य से आएंगे फिर 20 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द स्टेट असेंबली। हर 50,000 की पॉपुलेशन से एक प्रतिनिधि। ये कौन डिसाइड करता है? डीलिमिटेशन कमीशन। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर। सिमिलरली, लेट्स से अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसके लिए पूरा का पूरा देश कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। लेट्स से हम उसी राज्य की बात करते हैं, दिस इज स्टेट ए, जहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन थी। यहां पर लेट्स से लोकसभा के लिए निर्धारित किया गया है कि हर 1 लाख पर, दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द रियल नंबर, 1 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा इन लोकसभा। तो ये कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होंगी यहां पर? अब इस राज्य में लोकसभा की 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी। ठीक है। डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज या रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज। अब ये एक फिक्स पॉपुलेशन नहीं है, ये पॉपुलेशन हर सेंसस में बढ़ेगी या घटेगी, उसके अकॉर्डिंग बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है। ठीक है। जो काम रीड्रॉइंग का होता है वो कौन करता है? इट इज डन बाय डीलिमिटेशन कमीशन। ना, डीलिमिटेशन समझ लेते हैं। तो डीलिमिटेशन एक एक्ट है जहां पे रीड्रॉ की जाती है बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स, ताकि रिप्रेजेंट किया जा सके चेंज इन दी पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन में बदलाव आया है, बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सीट्स कई बार बढ़ जाती हैं, एटसेट्रा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डीलिमिटेशन का, परिसीमन का, कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाए इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। जैसे कि 1971 में अगर असम की पॉपुलेशन 1.46 करोड़ थी, 2001 के सेंसस के समय पर वो बढ़कर 2.66 हो गई। तो ये जो गैप है पॉपुलेशन का, इसको भी तो रिप्रेजेंट होना है, तो इसलिए रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज किया जाता है। ठीक है। नाउ फर्दर, पॉपुलेशन यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं करती अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स, इसीलिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पीरियोडिकली कैरी आउट किया जाता है, एक गैप के बाद। ठीक है, कैरी आउट किया जाता है टू रिफ्लेक्ट नॉट ओनली इंक्रीज इन पॉपुलेशन, केवल पॉपुलेशन में इंक्रीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी, जो भी चेंजेस हुए हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको भी रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है। चलिए इसी के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLife10। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे आपको मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द टॉपर्स, मतलब आप टॉपर्स में आ सकते हैं, रिजल्ट आप देख चुके हैं। इसी के साथ साथ अनअकैडमी नए साल में नए रेजोल्यूशन के लिए, नए गोल के लिए आपको दे रहा है 23% का डिस्काउंट सभी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर।
लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कीजिए विद माई कोड एनडी लाइव 10। जो लाइव बैचेस होंगे 2023-2024 के लिए वो शुरू हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से दोस्तों। ना अगला क्वेश्चन है, डीलिमिटेशन को एक्चुअली कैरी आउट कौन करता है, ये प्रक्रिया शुरू कैसे की जाती है। तो डीलिमिटेशन कैरी आउट किया जाता है एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग के द्वारा, डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, जिसकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, इस एक्ट के अंदर। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और ये कोलैबोरेशन में काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डीलिमिटेशन कमीशन काम करती है फॉर रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसका हिस्सा होते हैं, और जिस भी स्टेट की बात हो रही है उसके रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका हिस्सा होते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो कमीशन होता है ये बिना एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के काम करती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इस पर नहीं होता है, और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैंडेट किया है कि कमीशन के जो ऑर्डर्स होंगे वो फाइनल होंगे और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, क्योंकि अगर इनको चैलेंज किया जाएगा तो इलेक्शंस क्या होंगे, दे विल बी एट होल्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड नहीं होंगी। ठीक है, अब कैसे इसको कैरी आउट किया जाना चाहिए, तो अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को इनैक्ट करना होता है डीलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद, हर 10 साल के बाद सेंसस आता है, हर सेंसस के बाद ये एक्ट आना चाहिए, और जब ये एक्ट फोर्स में आ जाए, मतलब ये इंप्लीमेंट हो जाए, तो यूनियन गवर्नमेंट सेट करती है डीलिमिटेशन कमीशन विद द मेंबर्स जो मैंने आपको बताया। उसके बाद कमीशन को डिटरमाइन करना होता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किसी राज्य से कितनी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी किस राज्य में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और लोकसभा की कितनी सीट्स होंगी ये, एंड द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी डिसाइड करनी होती है, इस तरह से कि जो पॉपुलेशन है ऑफ ऑल सीट्स, हर सीट से जो जो लोग चुन रहे हैं अपने प्रतिनिधि को वो सेम नंबर हो, मतलब 10 लाख लोग अगर हैं तो 10 लाख एक प्रतिनिधि चुने, या 1 लाख एक प्रतिनिधि चुने, तो पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट सो फार एज प्रैक्टिकल शुड बी सेम। कमीशन के साथ इसके साथ साथ आइडेंटिफाई करती है सीट्स जो कि रिजर्व की जा सके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है, कहाँ कौन सी सीट को रिजर्व करना है डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। अगेन नाउ जो ड्राफ्ट प्रपोजल होता है इसके बाद कमीशन पब्लिश करती है पब्लिक फीडबैक के लिए, और कई बार पब्लिक सिटिंग्स भी की जाती हैं। जब हियरिंग हो जाती है मतलब लोगों से जनता की जो राय है उसको सुना जाता है, उनके ऑब्जेक्शंस को सजेशंस को कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद चेंजेस अगर हैं कुछ तो ड्राफ्ट प्रपोजल में वो चेंजेस कर दिए जाते हैं। इसके बाद एक फाइनल ऑर्डर को पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में और स्टेट गैजेट में, जो भी जिस भी स्टेट के बारे में हो रहा है, और उसके बाद ये फोर्स में आ जाता है फ्रॉम द डेट विच इज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इससे पहले डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कैसे काम किया है देख लेते हैं। तो इंडिया के रिपब्लिक होने के बाद यानी 1950 के बाद से डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया है केवल 4 बार, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में, अंडर द एक्ट्स ऑफ 1952, 1962, 1972 एंड 2002। इसके बाद से कोई भी डीलिमिट मतलब 2001 के सेंसस के बाद से कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं किया गया, या कोई भी डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, आफ्टर 1981, 1991, 2001 सेंस ठीक नहीं था। अब रिसेंटली 2020 में कुछ राज्यों के लिए ऐसा किया जा रहा है, उससे पहले उसके बाद नहीं किया गया। नाउ 2002 का जो एक्ट था इसने कोई भी ऐसे बदलाव नहीं किए थे इन द टोटल लोकसभा सीट्स और देयर अपोर्शनमेंट बिटवीन वेरियस स्टेट्स, मतलब किस राज्य से कितनी लोकसभा की सीट्स होंगी उसमें भी बदलाव नहीं किया गया, और नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स में भी बदलाव नहीं किया गया है 2002 के एक्ट के द्वारा। इट वॉज इसके साथ साथ मतलब बाकी राज्यों में तो डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन कुछ राज्यों को जैसे कि असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर, हमारे 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनको बाहर रखा गया था डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। जिसके बाद 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया डिलिमिटेशन कमीशन को इन 4 राज्यों के लिए और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए भी, जिसके बाद से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है JNK में भी और फिर असम में, वहां पर भी शुरू कर दिया गया है। नाउ डिलिमिटेशन क्यों नहीं देखा गया था आफ्टर एवरी सेंसस, ऐसा क्या हुआ है कि बार बार हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन नहीं होता है। तो जो आखिरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी जिसमें स्टेट वाइज कॉम्पोजिशन को चेंज किया गया था लोकसभा का,
वो 1976 में हुई थी, 1971 के सेंसस के बाद। उसके बाद से जो नंबर ऑफ सीट्स किसी राज्य से लोकसभा में होंगी या टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है, उनको नहीं बदला गया है। ठीक है, लगभग आधा सेंचुरी हो चुकी है इस बात को। रीजन फॉर नॉट हैविंग मोर फ्रीक्वेंट डिलिमिटेशन प्रोसेस इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एनविजन किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी टू बी डीलिमिटेड। ठीक, कैसे किया जाएगा? अब सिंपल सी चीज है, इसका सिंपल रीजन ये है दोस्तों कि पॉपुलेशन कंट्रोल अगर कोई राज्य कर रहा है, जो एफर्ट डाल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, वहीं डीलिमिटेशन से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड हो रही हैं। तो जो राज्य एक्चुअली में एफर्ट डाल रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, उनकी सीट्स घट जाएंगी, और जो राज्य की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनको नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिलेंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, तो एक डिस्पैरिटी आ जाएगी। ये भी एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हर सेंसस के बाद ये नहीं किया गया और ये सोचा गया है, ये माना गया है कि अगले कुछ सालों में प्रपोर्शनेट बैलेंस आ जाएगा पॉपुलेशन का फ्रॉम ईच स्टेट, उसके बाद इसको फिर से किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो अलॉट की जाए स्टेट को, वो इस तरह से हो that the ratio between the number and the population of state is as far as practical the same for all states। मतलब अगर लोकसभा में प्रतिनिधि की बात हो रही है तो लेट्स से 1 लाख पे एक प्रतिनिधि आएगा, 1 रिप्रेजेंटेटिव, तो इट शुड बी सेम। तो जिस राज्य की पॉपुलेशन 50 लाख है वहां से 50 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। जिस राज्य की पॉपुलेशन लेट्स से 40 लाख है वहां से 40 आएंगे, और जो जिसने 40 से डेकेटल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन दिखाया है, उनकी ग्रोथ कम हुई है और उनकी 40 से घटकर हो गई है लेट्स से 32, तो यहां से तो रिप्रेजेंटेशन कम ही हो जाएगा इस हिसाब से। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से एक फ्रीज कर दिया गया इस प्रक्रिया को फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ना इस प्रोविजन का मतलब है स्टेट दैट टुक लिटिल इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल कुड एंड अप विद ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट। जो पॉपुलेशन कंट्रोल में कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं उनको ज्यादा सीट्स मिलेंगी, है ना। नाउ फियर ऑफ लूजिंग मीनिंगफुल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वाज स्पेशली ग्रेट इन सदर्न स्टेट्स, क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने एक्चुअली पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लाकर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उस पर काम किया है, तो वहां पर ज्यादा एक तरह से रिप्रेजेंटेशन जाएगा, which not only had greater success in controlling population but also economically developed, और यहां से रिप्रेजेंटेशन कम आएगा such that they generated more per capita revenue than the northern states। Now delimitation on the basis of population would de-enfranchise them politically, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको बेनिफिट मिलता रहेगा स्टेट की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का टू द कंट्री, वो तो आता रहेगा, रिप्रेजेंटेशन तो आएगा। तो टू अलाई दीज फियर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया ड्यूरिंग इंदिरा गांधी इमरजेंसी रूल, संविधान में संशोधन किया गया 1976 में और सस्पेंड कर दिया गया डिलिमिटेशन को 2001 तक, कि भाई इसके बाद ही अब इसकी डिलिमिटेशन करेंगे। ठीक है, अगला अमेंडमेंट एक और किया गया और उसमें पोस्टपोन कर दिया गया डिलिमिटेशन को 2026 तक, इस उम्मीद के साथ कि हमारा देश अचीव कर लेगा एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बाय दिस टाइम। 2026 तक हमारा एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो सभी राज्यों का यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये आशा है, ये उम्मीद है, इसलिए इसको फ्रीज किया गया है अभी तक। तो दिस इज हाउ डिलिमिटेशन कमीशन एंड डिलिमिटेशन प्रोसेस वर्क्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रफ्तार विच इज लास्ट डिवीजन बैच फॉर प्रीलिम्स, ये शुरू हो जाएगा 5 जनवरी से बाय टॉप एजुकेटर्स। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए विद द टॉप एजुकेटर्स। एनडी लाइव 10 इज माय कोड, यू कैन यूज दिस कोड टू एनरोल फॉर एनी ऑफ दीज बैचेस। आरंभ शुरू हो रहा है 12 जनवरी से। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल to avail loan benefit दोस्तों। I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.